हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का थर्ड पार्ट आपका होने वाला है, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करा रहा हूँ। स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल, बाकी जिस एग्ज़ाम में आप लोग बैठोगे उसमें जीएस का अगर पार्ट आएगा तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ताम्र पाषाण काल से लेकर के आपको सिंधु घाटी सभ्यता तक मैं आपको लेके चलूँगा। और इस क्लास में बहुत अच्छी क्लास होगी। जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सब को मैंने कवर करा रखा है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हिस्ट्री में आए और आपके एग्ज़ाम में बाहर चला जाए। ठीक है, तो आप लोग सभी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस क्लास का जो पीडीएफ है, जो जब बाकी पहली क्लास हो चुकी है, उन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप के लिए आपको दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, जिसमें आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अलग ग्रुप मिल जाएंगे। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस संपूर्ण जीएस का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास, बहुत ही उत्साह के साथ। आराम से बने रहिएगा कंप्लीट क्लास में। मैं एक कहानी के तौर पे लेके चल रहा हूँ, और इतने अच्छे लेवल से मैं करा रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे बिल्कुल भी हिस्ट्री से। ठीक है ना, तो आप लोग सभी अच्छे से बने रहिएगा। चलिए, ताम्र पाषाण युग की मैं बात कर रहा हूँ। ताम्र पाषाण युग, अब ये क्या है? देखिए, ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति का आरंभ नव पाषाण युग के बाद हुआ। आपसे इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, नव पाषाण का जो युग था उसके बाद आता है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब अगर तांबे का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे ताम्र पाषाण युग कहा जाएगा। आप लोग ये थोड़ी सी समझ लीजिएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस समय जब ताम्र पाषाण युग प्रारंभ होता है, उसी समय क्या होता है कि जो पत्थर से बने औजार थे उन सब का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। उनका मतलब कह सकते हैं कि कार्य में लेना स्टार्ट उसने कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें, इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाणिक युग कहा जाता है। समझ गए? एक तो तांबे से बने जो धातु है, तांबे से बने जो उपकरण है, उन सब का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। और दूसरा, जो आप लोगों के पत्थर के औजार थे, उन सब का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। उसे कहा जाता है ताम्र पाषाण युग। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पे देखिए, नव पाषाण युग के आ जाते हैं। नव पाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। जो आप लोगों का नव पाषाण युग था, उसमें जो धातु थी, धातु की जो वस्तुएं थी, वे बढ़ने लगी, है ना, अलग अलग चीज़ों में प्रयोग करने लगे। ठीक है, सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया, जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया, और उसी को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। इसका अर्थ है पत्थर और तांबे का उपयोग में अवस्था। अब वही जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ताम्र पाषाण युग के अंदर क्या हो रहा था, पत्थर और तांबे का दोनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण युग हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति सबसे पहले आती है। और अधिकांश ताम्र पाषाण युग संस्कृति के बाद में आता है, ये याद रखिएगा पॉइंट। इसके बाद ताम्र पाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। आपसे पूछेगा किस युग में कृषि प्रारंभ होती है, तो आपको बताना है ताम्र पाषाण नव पाषाण युग के टाइम पे कृषि प्रारंभ हो जाती है, और पशुपालन के मुख्य अवशेष वहाँ से हमें मिले हैं। ठीक है ना, वे मुख्य अनाज की बात करूँ, गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहे फसल में उगाया करते थे। यानी इतना विकसित हो गया था कि वे दाल से परिचित होगी, वे गेहूं से परिचित होगी, वे चावल से परिचित होगी। ठीक है ना, वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। यानी गाय के साथ साथ बकरी भी पालनी स्टार्ट होगी, भेड़ भी, भैंस भी और सुअर भी पालना स्टार्ट कर दिया। हिरण का शिकार किया करते थे। याद रखिए, शिकार किसका किया करते थे? तो हिरण का जो है शिकार किया करते थे। वह ऊँट से परिचित थे। इस बात के साक्ष्य भी ऊँट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। यानी ऊँट की हड्डियाँ पाई गई है। ठीक है ना, अवशेष यानी हड्डियाँ पाई गई, यानी ये पता लगा है कि ऊँट भी उस समय पाए जाते थे। सामान्यतः इस संस्कृति युग में लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मतलब घोड़े के बारे में पता नहीं, शुअर के बारे में पता है, गाय के बारे में पता है, भैंस बकरी के बारे में पता है, ऊँट के बारे में पता लग गया। समझे?
चलिएगा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा मैंने कर लिया। ताम्र पाषाण युग के समुदाय बनाकर और गांव में रहते थे। वे क्या करते थे कि एक समूह बना लिया और समूह बना के सामुदायिक गांव में रहना स्टार्ट हो गया। विशाल भागों में फैले थे जहां पर पहाड़ी ज़मीन और नदियां स्थित थी, यानी पानी के लिए तो नदियां चाहिए ही चाहिएगी, है ना। इसके बाद इतिहासकारों का मत है कि ताम्र पाषाण युग के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, है ना, प्रयोग नहीं करते थे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। जो ताम्र पाषाण युग थे वे कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, पक्की ईंटों के बारे में उनको नहीं पता था, वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इसके बाद ताम्र पाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, यानी वस्त्र निर्माण किया करते थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने, मूर्ति आदि पाई गई उनके अवशेष में, ये भी आप लोग बनाया करते थे। साथ ही कुंभकार धातु, हाथी के दांत शिल्प और चुना बनाना कारीगरी करते थे बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ताम्र पाषाण देखिए जितने भी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के स्थल है उनको मैं इसी क्लास में कवर कराऊंगा भाई, ठीक है। तो पूरी क्लास ज़रूर करनी है, आप लोगों को बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं भागना, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। और वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है हिस्ट्री में, जो आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि ये बताइए कि किस स्थल, कौन सा स्थल कहाँ पे है, इसकी खोज किसने की थी, वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर ही करेंगे। ताम्र पाषाण काल में अधिकतर मर्दभांड मिट्टी से बने बर्तन काले और लाल रंग के थे, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए उस पर पॉलिश करने का कार्य भी जान चुके थे। जो चाक पर बनाए जाते थे, कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रेखिका आकृति बनी मिली है। मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से ज्ञात होता है कि ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी यानी मातृ देवी की पूजा करते थे, महिलाओं का बहुत सम्मान किया करते थे, है ना। असंभव वृषभ सांड, जिसको एक सींग का होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा एक सींग का होता है, उसके बारे में बोल रहा है। वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। भारत में ताम्र पाषाण काल की कई बस्तियां हैं और तिथि क्रम की दृष्टि से कुछ प्राग और हड़प्पीय है। कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तो कुछ हड़प्पा अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो है स्थल और आपके अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसके बाद आइएगा थोड़ा सा नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ये पॉइंट आप लोगों के लिए ज़रूर समझिएगा। भारत में ताम्र पाषाण युग की जो बस्तियाँ थी उनके बारे में, कौन सी थी और कहाँ पे थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करूँ, आहार यानी कि उदयपुर वर्तमान में जो है, ठीक है ना, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में गिलुंद एक आपका था तो वहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, जोखे, नेवासा, सोनगांव, दैमाबाद, अहमदाबाद का आप लोगों को पता है दैमाबाद, ठीक है ना, महाराष्ट्र आपका जो है। चलिए इसके बाद इनाम गांव, इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं मिली है जो आपके पुणे के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करूँ, मालवा के अंदर, मंडावा के अंदर और गुना के अंदर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन अगर बड़े एग्जाम में बैठोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को दे सकता है, बाकी सेम बेसिस पर ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ताम्र पाषाण युग परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान में ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है, तो राजस्थान में ताम्र संस्कृति के चिन्ह उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बनता है अधिकतम, ठीक है। हिस्ट्री से ये बढ़िया लेवल के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, इस बात की गारंटी है और 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में है, ये आपसे पूछ रहा है, तो जिले पूछेगा उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, महाराष्ट्र राज्य में आदमगढ़ हो गया, मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल जस्ट मिनट से पहले। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। अब मैंने इस क्लास को शायद सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा सा परसों की वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताया था, लेकिन आज इसके सभी स्थल को भी हमें कवर करके लेके चलना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन हैं, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और क्यों इसका परिचय करना पड़ता है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो सिंधु नदी है, ये वाली सिंधु नदी होगी, इसके पास में यहाँ पे बस रहे हैं, यहाँ पे बस रहे हैं, तो इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। पानी का बहाव ज़्यादा हो गया तो मिट्टी खिंच के चली गई, वहाँ से स्थान थोड़ा गहरा हो गया, समतल नहीं है तो उसे घाटी कहा जाता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है।
साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, ठीक है ना। हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र, सबसे पहले जो स्थान पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा पाया गया था, ठीक है ना, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। कुछ मत का है कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेज भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट आइएगा। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी, यानी विकसित नहीं थी इतनी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों और नगरों में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े भवन सभागार। चलो अब देखो एक चीज़ और थोड़ी समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों और नगरों में रहा करते थे। यहाँ बड़े बड़े भवन मिले, सभागार मिले, स्नानागार मिले, कारागार मिले, कच्चे एवं पक्की ईंटों के बने घर भी मिले, चौड़ी सड़कें भी मिली है। मतलब एक ऐसा था जैसे वर्तमान में भी है ना। अब देखो एक चीज़ है, जो आपका स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है? स्नानागार मोहनजोदारो से मिला है। और जो आपका अन्नागार मिला है, अन्न भरने वाला, वो कहाँ पे मिला है? वो आपका हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे थोड़ा सा। अब इसमें भी पहले एक ऐसी ही सभ्यता थी कि जैसे आप लोग कह सकते हैं एक घर ये बना दिया या एक गांव कह सकते हैं पूरा, ठीक है ना, और एक गांव ये बना दिया। यहाँ पे निचली यानी छोटे में हो सकता है कि मजदूर टाइप लोग रहा करते हो, है ना, क्योंकि क्या कारण है, जैसे वर्तमान में यहाँ पे जो दिल्ली है, जैसे दिल्ली एक देश की राजधानी तो बिल्कुल बीचम बीच है ना। तो ये चीज़ समझेंगे थोड़ी सी, आप एक बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या होता था, जो ए स्थान था ए ग्रुप और बी ग्रुप में समझाता हूँ। जो ए ग्रुप में है, यहाँ पे जो आपका गांव था या जहाँ पे जो बड़े बड़े मकान पाए गए हैं वे इस टाइप के पाए गए हैं कि वो बहुत ऊंची ऊपर था। जैसे सिंधु सभ्यता अगर पानी बढ़ जाता है तो उन्हें कोई फ़र्क इस चीज़ से नहीं बढ़ने वाला था, तो इस तरीके के थे। और जो छोटे नगर थे वे क्या करते थे कि वे थोड़ा गहराई में, है तो उसके पास में था लेकिन थोड़ा गहराई में था, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे। इसके बाद यहाँ से मूर्ति बनाने के, मूर्ति बर्तन आदि का निर्माण करने के मिले हैं, चांदी मिले हैं, कांसा मिला है, इस टाइप के यहाँ पे सब कुछ मिला है। अब देखते हैं हम सबसे पहले सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण अलग अलग के अनुसार है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन सब ने अलग अलग बताया है। जैसे नक्षत्रीय आधार पर 6000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, और वत्स्य के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो पीसीएस और यूपीएससी लेवल में तो यही पूछा कि जॉन मार्शल के अनुसार बता दीजिए, तो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण की अगर बात करूँ, ये थोड़ा मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही अधिकतम एग्जाम में मिलता है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ लीजिएगा। इसके बाद आइएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अब स्थलों पे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदारो हो गया सबसे पहले। इसकी खुदाई 1922 में होती है, राखल दास बनर्जी ने कराई थी। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपसे पूछेगा कि इनमें से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, उसमें ऑप्शन होगा मोहनजोदारो, तो आप लोग मोहनजोदारो आंसर करिएगा। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक कह सकते हैं स्थान था, और यह सिंध पाकिस्तान लरकाना ज़िले में वर्तमान के अंदर मौजूद है। अगर आपको जाना है मोहनजोदारो तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उसके बाद लरकाना ज़िले के अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मोहनजोदारो। अब यहाँ से क्या क्या मिला है मोहनजोदारो से? मोहनजोदारो से मिलता है भैया आपका सूती कपड़े के अंश मिले, महान स्नानागार यानी एक कह सकते हैं सामूहिक स्नान हुआ करता था उस टाइम, वो है। पुरोहित के आवास मिले, सभागार मिले कि मीटिंग भी होनी है, कांसे से बनी नर्तकी मिली, और आपका तांबे के ढेर मिले, पशुपति शिव के साक्ष्य मिले, घोड़े के दांत मिले, ठीक है ना, और ये आप लोगों की चिमनी मिली, साधु की मूर्तिकार, ठीक है। तो ये सभी मिले हैं आपके मोहनजोदारो से। अब इसके बाद कालीबंगा की बात करूंगा। कालीबंगा से क्या क्या कुछ मिला है? कालीबंगा की खुदाई होती है 1953 के अंदर। कब होते हैं? 1953 में। किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा की गई और बीके थापर द्वारा 1960 में कराई गई। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा, काले रंग की चूड़ियाँ
से कौन सा स्थान संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है कालीबंगा। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिए कालीबंगा। अब कालीबंगा से प्राप्त क्या क्या होता है, यहाँ पे देख कच्ची ईंटों और अलंकृत ईंटें पाई गई जो बेलनाकोर मोहरे प्राप्त हुई, खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, जुते हुए खेत, यहाँ पर कालीबंगा के दूसरे सरसों की फसल, नज़दीक पर चने की फसल बोई गई, ये मिले, लकड़ी से बने पाइप पाए गए। ठीक है ना, तो ये कहाँ से मिले, ये सभी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइएगा हड़प्पा की बात करूँ। हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा की जो खुदाई होती है वो होती है 1921 के अंदर। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की और इसके सहायक अगर पूछेगा तो माधव स्वरूप वत्स्य द्वारा कराई गई थी। यह पंजाब के मांटोगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य हड़प्पा से क्या क्या मिला है, मोहरे मिली है सबसे पहले, कब्रिस्तान मिले हैं, मछुआरों का चित्र अंकित बर्तन मिला है, बालू पत्थर से बनी 2 मूर्ति मिली है, धोती पहने हुए 1 मूर्ति मिली हुई है, कांसे का सिक्का मिला है, शंख से बना बैल मिला है, अनाज भंडारण के कमरे में जहां से जौ और गेहूं प्राप्त होते थे वो मिला है, कतार में बने श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी मिलते हैं आप लोगों के हड़प्पा से। ठीक है, इसके बाद आता है चनहूदरो। चनहूदरो की खोज, देखिए भारत में तो बहुत सारे स्थान हैं, लगभग कह सकते हैं हज़ारों की तादाद में ऐसे स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से मैच करते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, उनके कह सकते हैं स्थान मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए चनहूदरो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जो सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या सबसे बड़े बड़े जो नगर हैं। जैसे वर्तमान में अगर आज से 1000-2000 साल बाद अगर कोई हमारे वर्तमान की अगर खोज करेगा, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई होगी, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, है ना। अब ग्रामीण क्षेत्र रहता है लेकिन उसका पता भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी समझेंगे। इसके बाद देखिए चनहूदरो की खोज होती है 1931 के अंदर, और किसने की, NG मजूमदार ने। ठीक है ना, किसने, MG मजूमदार के द्वारा की गई। इसे पुरातात्विक मैके ने किया था, 1935 में आगे बढ़ाया, और यह स्थान सिंध पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में चनहूदरो। अब चनहूदरो से क्या क्या प्राप्त होता है, चनहूदरो से वर्गाकार ईंटें मिल गई। ठीक है ना, और यहाँ पर एकमात्र स्थान है जहाँ वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था, मन के और कारखाने आदि यहाँ से चनहूदरो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चनहूदरो आप लोग समझ चुके होंगे, ये आपके लिए रहेगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, बनावली पे आगे कल से हम बनावली से ही क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास का PDF कल शाम मिलेगा, आप लोग अच्छे से कंप्लीट तैयारी करिएगा। ठीक है, और सभी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, और व्हाट्सअप के लिए इस नंबर पर मैसेज करना है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।